हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर की, जहां पर अभी एक लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सुनहरा अवसर निकल के आया है, जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के सामने आई है, जिसमें टोटल वैकेंसीज अगर हम काउंट करते हैं तो 1045 पोस्टें यहां पे रिलीज की गई है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए 855, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहां पर 190 पोस्टें रखी गई है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट रहने वाला है आपका पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट का सबसे पसंदीदा डिपार्टमेंट में से एक होता है। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है और वहां पर उनके पास स्पेशली वहां का डोमिसाइल है, तो वो इस फॉर्म को इजीली फिलअप कर सकता है। वो चाहे आपका पॉलिटेक स्टूडेंट हो या आपका बीई बीटेक किया वाला स्टूडेंट हो, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है डियर। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट रहने वाली है वो आपकी 21 नवंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिसमें अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरीज का जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है वो आपका 550 है, जबकि आपका SC ST OBC EWS कैटेगरी का 450 रुपीस रखा गया है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट पिछले 2 या 3 सालों से कंटिन्यूअसली यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जेई पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सबसे सुनहरा अवसर है। आज जो हम बात करेंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका एक ही पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, और जो एक पेपर होता है वो आपका पूरा का पूरा टेक्निकल होता है और आपका एक ही लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाता है। और जो यहाँ पे लैंग्वेज होती है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। यहाँ पर आपका चाहे सिविल इंजीनियरिंग की बात कर ले, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले, टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं, और आपके 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे नॉन टेक का पोर्शंस नहीं दिया जाता है, तो ये स्टूडेंट के लिए एक सबसे अच्छी खुशखबरी है कि वहां पे जो भी पेपर कंडक्ट करवाया जाता है वो सिर्फ आपका टेक्निकल लेवल का ही होता है। आज जो हम बात करेंगे अपने ब्रीफ सिलेबस की बात करेंगे जो आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी रिटन सब्जेक्ट एनालिसिस करवा दीजिए, तो हम उसको भी बहुत जल्दी आपके लिए करवा देंगे डियर। तो आइए बात करते हैं कि टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है और उनमें से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो कवर नहीं किया है, जहां पर मैंने हर सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस किया था आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल है, उसमें हमने ये क्लियर करवाया था कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करना चाहिए और कौन से बाद में टारगेट करना चाहिए। तो वहां पे मैंने जो सब्जेक्ट को डिवाइड किया था वो आपकी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पहले मेजर कैटेगरी और दूसरा माइनर कैटेगरी। मेजर कैटेगरी में हमने अपने 4 सब्जेक्ट रखे थे, जो आपके पास हर सब्जेक्ट 15 मार्क्स का था, जिससे आपका मेजर सब्जेक्ट का जो टारगेट बन जाता है वो आपका 60 प्लस का बन जाता है। उसी तरह से हमने कुछ हमारे पास 6 सब्जेक्ट माइनर्स की लिस्ट में हमने काउंट किए थे, जो हर सब्जेक्ट आपके पास 10-10 मार्क्स का था। तो आज जो भी सब्जेक्ट हमने वहां पे 10 सब्जेक्ट कवर किए थे, उन 10 के 10 सब्जेक्ट के हम उन टॉपिक्स पे चर्चाएं करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो इसमें आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वो आपका है सर्वेइंग। अब यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर जो सिलेबस में सर्वेइंग है, आपको कौन सा सर्वेइंग यहाँ पर स्टडी करना चाहिए। अगर मैं सर्वेइंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको बेसिक सर्वेइंग ही स्टडी करना है, जो आप SSC JEE के लिए स्टडी करते हो, अपने गेट एग्जाम के लिए स्टडी करते हो और आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के लिए स्टडी करते हो। बट यहाँ पे जब हम गेट और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे हो गया आपका रिमोट सेंसिंग, हो गया आपका GPS एंड GIS होगा, वो आपके JKSSB में इंक्लूड ही नहीं है। उसने यहाँ पे साफ दिया गया है कि जो भी आपका बेसिक पार्ट है सर्वेइंग का, आपने उसी को ही यहाँ पर टारगेट करना है। जिसमें उसने कहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेइंग की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको इसको डिस्कस करना है। उसके बाद उसका प्रिंसिपल क्या रहने वाला है एंड उसकी क्लासिफिकेशंस क्या रहने वाली है। एंड नेक्स्ट उसने कहा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कि जो भी आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन होता है उसकी
आप किस तरह से मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यूनिट रहता है वो आपका चेन सर्वेइंग रहता है। चेन सर्वेइंग में भी आपने जितने भी टाइप की चेन्स होती है उनको स्टडी करना है और उनका एप्लीकेशन यूज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसी तरह से अगर हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं तो थर्ड यूनिट में आपने यहाँ पे कंपास सर्वेइंग की स्टडी करना है। कितने टाइप के कंपास होते हैं, हर कंपास को आपने बहुत डिटेल्स में कवर करना है और उससे रिलेवेंट जितने भी आपके पास एप्लीकेशंस फॉर्मूलेज वहां पे होंगे उनको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है और उससे रिलेवेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और अब तक जो एसएससी जेई और गेट और ईएससी में जितने भी बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं लेवलिंग को, तो लेवलिंग को भी आपने उसी तरह से टारगेट करना है जैसे कि आप अभी तक जो सर्विंग पढ़ते आ रहे थे, चेन सर्विंग तक, कंपास सर्विंग तक की सर हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो इसको भी आपने इसी तरह से कवर करना है। क्लियर है। उसके बाद आता है आपके टैक्योमेट्री, तो टैक्योमेट्री वाला टॉपिक को भी आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके बाद आपका रहता है थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के बाद ट्रेवर्सिंग रहता है, आपका कंटूरिंग रहता है, प्लांट टेबल सर्विंग रहता है और आपका कर्व्स रहता है। यहाँ पे जो एडवांस सर्विंग का जो पार्ट है आपका जीपीएस हो गया, जीआईएस हो गया, आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, उसको आपको कवर नहीं करना है। और इतना सर्विंग अगर आप पढ़ लेते हैं और जो भी आपके एसएससी जेई के जो क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं और गेट के जो बेसिक क्वेश्चंस, आपने एडवांस क्वेश्चंस को टारगेट नहीं करना है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को कवर करना है और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के वन लाइनर क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से कवर यहाँ पर करना है डियर। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट की, उसमें रहता है आपके पास मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस में यहाँ पे जो पार्ट्स आपके कवर किए गए हो, आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए गए। कौन कौन से सर, वो देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कवर करना है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपको बेसिक पार्ट कवर करना है जो आप पढ़ते आ रहे हैं अपने कॉलेज टाइम में भी और जब आपने गेट ईएससी या फिर आपने अपने एसएससी जेई को भी टारगेट किया होगा, तो जितना आपने वहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टडी किया है आपने उसी को ही यहाँ पर कवर करना है। अगर मैं इसका दूसरा पार्ट बात करता हूं तो दूसरे पार्ट में आपको सॉम स्टडी करना है। अब सॉम में आपको क्या स्टडी करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो तीसरा पार्ट रहता है डियर, वो तीसरा पार्ट रहता है आपका टॉस। टॉस बोले तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट का जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का जो पार्ट्स होता है वो काफी वीक होता है। आपको पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका वही पार्ट स्टडी करना है जो यहाँ पर मेंशन किया गया होगा। क्लियर है। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की इंट्रोडक्शन कवर करनी है, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, सोलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, बिल्कुल सिंपल है। शायद ही +1 एंड +2 का भी कहीं ना कहीं ये पार्ट्स रहता है और जब आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में होते हैं या डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में होते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ही कवर करते हैं। क्लियर है। उसके बाद कुछ लॉज ऑफ फोर्सेस रहती है, उसको आपने कवर करना है। मूवमेंट हो गया आपका, फ्रिक्शन हो गया आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया आपका, सिंपल मैकेनिक्स हो गया आपका और उसके बाद उसने कहा है टॉर्जन हो गया आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हो गया। जो ये टॉर्जन है और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम इन स्टैटिकली डिटरमिनेंट बीम, सिंपल स्ट्रेस हो गया आपके पास एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप हो गया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन 2 डायमेंशंस हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशंस हो गया, सिंपल बेंडिंग थ्योरी हो गया, फ्लेक्सरल एंड शियर स्ट्रेसेस हो गया, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हो गया, शियर सेंटर हो गया, थिन वॉल्ड प्रेशर हो गया, वेसल हो गया, यूनिफॉर्म टॉर्सन हो गया, बकलिंग ऑफ कॉलम हो गया, कंबाइंड एंड डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आपका जो दूसरे सब्जेक्ट में हम बात करते हैं आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो सबसे बड़ा पार्ट काउंट किया जा रहा है यहाँ पे वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का ही रहने वाला है। तो ऐसे में आप अगर आप नहीं चाहते कि सर हमें टॉस नहीं पढ़ना और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं पढ़ना तो भी काम बन सकता है, आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा डियर। और जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नॉलेज होना भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है। अगर बात करते हैं सर यहाँ पे टॉस में, तो टॉस में इसने सिर्फ एनालिसिस ऑफ ट्रस की बात की है, ट्रसेस की बात की है, किसकी,
एनालिसिस ऑफ ट्रसेस की बात की है, तो एनालिसिस ऑफ ट्रसेस का जो आपका यूनिट रहता है वो आपको 2 या 3 घंटे में कवर हो जाता है आपके जेई लेवल के लिए। क्लियर है? तो आप उसको भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो मेरा यहाँ पे डिटेल था ये सर्वेइंग और मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस था जो हमने बहुत अच्छे से कवर किया। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट की। तो तीसरे सब्जेक्ट में आता है आपका आरसीसी स्ट्रक्चर। हालांकि इसने आरसीसी स्ट्रक्चर लिखा तो है यहाँ पे, बट इसने साफ साफ कहा है कि आरसीसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे उसने किसकी बात की है, बिल्डिंग मटेरियल की भी बात की है, उसने उसके सीटी की बात की है, सीटी बोले थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की भी बात की है, और उसके बाद इसने कुछ आरसीसी की भी बात की है। हालांकि उसने सिर्फ नाम दिया है आरसीसी स्ट्रक्चर्स। क्लियर है? तो देखिएगा आपको यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ना है, उनके इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट पढ़ना है कि जो आपका कंक्रीट हो किस किस से बनता है, सीमेंट से बनता है, आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर्स हो गया, वाटर्स हो गया, इनको भी आपको डिटेल में स्टडी करनी है, और कहीं ना कहीं इट इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। क्लियर है? हाँ, इसमें उसने टिम्बर को स्टडी नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने बिल्डिंग मटेरियल है तो बिल्डिंग मटेरियल में आपको टिम्बर वाला पार्ट्स एंड पेंट्स वाला पार्ट कवर नहीं करना है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आपके पास वाटर सीमेंट रेशो हो गया, आपके पास वर्केबिलिटी हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हो गया, एडमिक्सचर्स हो गया, स्पेशल कंक्रीट हो गया, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो गया, बेसिक ऑफ मिक्स डिजाइन, उसके बाद हो गया कंक्रीट डिजाइन बेसिक, वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट सेट। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मिक्स डिजाइन तक, तो यहाँ तक इट इज द पार्ट ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो इसको आप बहुत अच्छे से कवर करना है। उसके बाद उसने वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कंसेप्ट आपको कवर करना है, जो पार्ट है आपका आरसीसी का। क्लियर है? एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सर। आपने फ्लेक्सर की स्टडी करना है, शेयर को स्टडी करना है, आपने कंप्रेशन को स्टडी करना है, आपने टॉर्जन को स्टडी करना है। कौन से मेथड से? लिमिट स्टेट मेथड से। क्लियर है? बेसिक एलिमेंट ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, और आपको यहाँ पे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट को भी स्टडी करना है। तो एक और पार्ट में अगर इंक्लूड कर देता हूं तो आपके पास प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट भी हो जाता है यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट होगा कि जब हम आरसीसी पढ़ते हैं तो सर कहीं ना कहीं हम फुटिंग को भी कवर करते हैं, तो यहाँ पे फुटिंग मेंशन नहीं है तो आपने फुटिंग को स्टडी भी नहीं करना है। क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन एट ट्रांसफर एंड सर्विस लोड, वन वे एंड टू वे स्लैब, और ये जो पार्ट है वन वे एंड टू वे स्लैब, इट इज द पार्ट ऑफ आरसीसी। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं अपने फोर्थ सब्जेक्ट की, तो फोर्थ सब्जेक्ट में जो यहाँ पे कवर करना है वो आ गया आपका सॉइल मैकेनिक्स। क्लियर है? अगर इससे पहले हम जितने भी एग्जाम को टारगेट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं सॉइल मैकेनिक्स एक मेजर कैटेगरी की लिस्ट में आता था, बट जेके एसएसबी में आपने देखा होगा कि जो ये सॉइल मैकेनिक्स सिर्फ ओनली 10 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, और 10 मार्क्स भी यार कम नहीं होते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा आपको इसमें क्या क्या कवर करना है, जो बेसिक्स सॉइल पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है? वो चाहे आप एसएससी जेईई के लिए टारगेट कर रहे हो, चाहे आप गेट को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं। उसमें आता है ऑरिजिन ऑफ सॉइल हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, सॉइल क्लासिफिकेशन हो गया, 3 फेज सिस्टम हो गया, फंडामेंटल डेफिनेशन होगी, आपकी रिलेशनशिप एंड इंटर रिलेशनशिप हो गया, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल्स हो गया, आपके पास परमेबिलिटी वाला पार्ट्स, आपका सीपेज इफेक्टिव स्ट्रेस, deformation of soil, consolidation, compaction, shear strength, characteristics, plate load test, SPT, density control, measurement of field density by core cutter and sand replacement methods, soil explorations, bearing capacity and its method। यहाँ पे भी सॉइल मैकेनिक्स के साथ इसने एक ट्विस्ट खेला है कि इसने फाउंडेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई है। अगर आपके पास फाउंडेशन इंजीनियरिंग इंक्लूड नहीं की है तो आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग को स्टडी भी नहीं करना है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एक और सब्जेक्ट की, जिसमें हम बात कर लेते हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में जो इसमें भी यहाँ पे आपको 3 पार्ट कहो या 3 सब्जेक्ट कहो कवर करने हैं। सबसे पहले तो आपका बेसिक एफएम हो गया, आपको उसको कवर करना है। उसके बाद आपका ओपन चैनल फ्लो, और उसके बाद रहता है आपका क्या रहता है यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीनरी वाला पार्ट हो गया आपके पास। ठीक है? HM लिख देता हूं, हाइड्रोलिक मशीन। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? देखिएगा, जब भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, जो भी आपने बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है आप उसी को ही यहाँ पर टारगेट कीजिएगा। जैसे हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया आपके पास, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हो गया आपका पास, फ्लो मेजरमेंट हो गया, फ्लो थ्रू पाइप्स हो गया, फ्लो थ्रू ओपन चैनल फ्लो हो गया, जिसमें हमने अभी बात की है आपके OCF की।
हाइड्रोलिक पंप हो गया आपके पास, प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशंस हो गया। क्लियर है? और भी है जैसे आपका लैमिनर फ्लो हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, उसने इसकी भी यहाँ पर डिस्कस किया है। क्लियर है? और थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपन चैनल फ्लो एंड एज कंपेयर टू हाइड्रोलिक मशीनरी। क्लियर है? और उसने आपको एनर्जी कंसेप्ट पढ़ना है, हाइड्रोलिक जंप फोर्सेस पढ़ना है, आपको एमर्ज बॉडी फ्लो मेजरमेंट पढ़ना है, आपको चैनल्स में, टैंक्स में, पाइप्स में, डायमेंशंस एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक मॉडलिंग काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो को भी आपको डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कवर करना है वो आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी अगर आप इसके सिलेबस की यहाँ पे एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं इरिगेशन को भी यहाँ पर दो पार्ट्स में यहाँ पर कवर करना है। हालांकि उसने नाम दिया है इसको इरिगेशन, इसी इरिगेशन को हम यहाँ पे वाटर रिसोर्स भी बोल सकते हैं, WRE, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। और यहाँ पे आपको क्या क्या, आपको हाइड्रोलॉजी भी कवर करना है और दूसरा आपको यहाँ पर क्या कवर करना है, आपको इरिगेशन का पार्ट भी कवर करना है। देखिएगा जैसे आपको पता लग ही जाएगा कि सर जब यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग दे रहे हैं तो आप सर हाइड्रोलॉजी क्यों काउंट कर रहे हैं। देखिएगा हाँ, आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ वो सब चीजें डिस्कस नहीं करनी है, तो उसका जो पहले वाला पार्ट है बेसिक, आप उसी को ही टारगेट करेंगे। इंट्रोडक्शंस हो गया आपके पास, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स हो गया आपके पास, हाइड्रोलॉजी साइकिल हो गया आपके पास, डैम्स का पोर्शंस हो गया, कैनाल्स हो गए, डेम्स हो गया आपके पास, कैनाल हेड वर्क्स हो गया, रेगुलेटर वर्क्स हो गया, क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, रिवर ट्रेनिंग वर्क हो गया, वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड वेल हाइड्रोलिक्स। देखिएगा बहुत सारे फैकल्टीज है या यूनिवर्सिटीज कह दो, कॉलेज कह दो, तो जो ये वेल हाइड्रोलिक्स का जो पार्ट होता है इसको कभी कभी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ भी इंक्लूड किया जाता है, कभी कभी इसको सॉइल मैकेनिक के साथ भी इंक्लूड किया जाता है और कभी कभी इसको आपके इरिगेशन के साथ भी इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जो स्पेशल पार्ट दिया है वेल हाइड्रोलिक्स, इसको भी आपने बहुत अच्छे से कवर करना है डियर। क्लियर है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने एक और सब्जेक्ट की जिसमें आता है आपके पास वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग को हम एक और नाम से पुकारते हैं, इसको हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। अब जब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है तो आप सभी जानते हैं कि सर इसमें आपको वाटर सप्लाई भी कवर करना होता है जिसको हम रॉ वाटर्स में कवर करते हैं, उसके बाद हम वेस्ट वाटर आता है, पार्ट थर्ड आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आता है और पार्ट फोर्थ आपका एयर पॉल्यूशन आता है। ये इससे होता है हमारा पूरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कवर। देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हो गया, क्वांटिटी ऑफ वाटर हो गया, क्वालिटी ऑफ वाटर हो गया, वाटर ट्रीटमेंट हो गया, कन्वीनियंस ऑफ वाटर हो गया, लेइंग आउट ऑफ पाइप हो गया, बिल्डिंग वाटर सप्लाई हो गया, आपके पास वाटर सप्लाई फिक्सचर्स हो गया एंड इंस्टॉलेशंस हो गया, आपके प्लम्बिंग हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया। देखिएगा यहाँ तक अगर हम बात करते हैं वाटर सप्लाई फिक्सचर्स एंड इंस्टॉलेशंस की तो इट इज द पार्ट ऑफ रॉ वाटर, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद आपका प्लम्बिंग हो गया, सर्विंग सिस्टम हो गया, आपका लेइंग हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर्स हो गया, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मेथड ऑफ डिस्पोजल हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, बिल्डिंग ड्रेनेज हो गया। तो इट इज द पार्ट ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। उसके बाद उसने कहा एयर एंड नॉइज पॉल्यूशंस। जी हाँ, यहाँ पर आपको यहाँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एक सब टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, कौन सा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि सर आपके पास यहाँ पे SW को इंक्लूड ही नहीं किया गया। जब इंक्लूड नहीं किया गया तो आपको इसको डिस्कस भी नहीं करना है। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग को इसने अलग अलग सब्जेक्ट्स में काउंट किया है और मेरे लिए जो हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग है मैं इनको सबसे ज्यादा वेटेज मानता हूं। अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप अपनी जो स्टार्टिंग जर्नी करें अपनी तैयारियों का वो यहीं से करें, क्योंकि अगर आप हाईवे और रेलवे को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जीके SSB के अंदर जो 20 मार्क्स रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हाईवे इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाईवे एंड प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन हाईवे इंजीनियरिंग, मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, IRC क्लासिफिकेशंस, हाईवे सर्वे एंड प्लान्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन, different types of road materials in use, binders, types of payment, CBR method, subgrade preparations, WBM, WMM, bituminous macadams, dense bituminous macadam and special problems in hill roads। क्लियर है? तो ज्यादा नहीं है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर वही यहाँ पर
है। यहाँ पे आपको ये जरूर थोड़ा सा स्पेशल लग रहा होगा, स्पेशल प्रॉब्लम इन हिल रोड। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप इसका भी बेसिक यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं अपने एक और नए यानी कि रेलवे इंजीनियरिंग की। तो रेलवे इंजीनियरिंग में भी ज्यादा नहीं है, अगर आपने इतना रेलवे पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं आपके 10 मार्क्स पक्के बन सकते हैं। रेलवे में आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। अब देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ने लग जाएंगे। आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री जब सिलेबस में मेंशन नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस के साथ दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पढ़ना है, गॉजेस यूज पढ़ने हैं, यहाँ पे परमानेंट वे की स्टडी करनी है, उनके कंपोनेंट्स की डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ रेल पढ़ना है, आपको क्रीप पढ़ना है, वेल्डिंग पढ़ना है, रेल फिक्चर्स पढ़ना है, एंड फास्टनिंग पढ़ना है, सिग्नलिंग पढ़ना है, पॉइंट्स पढ़ना है, एंड क्रॉसिंग पढ़ना है। आपके पास ब्रिज टर्मिनोलॉजी, हाँ ये रेलवे इंजीनियरिंग में थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको लग रहा होगा ब्रिज टर्मिनोलॉजी। अब पूरा ब्रिज नहीं आपको पढ़ना है, ब्रिज की कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक पार्ट है, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्रिज से यहाँ पे 2 या 3 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशंस पढ़ना है, कंपोनेंट्स पढ़ना है, और आपको फाउंडेशंस की स्टडी करना है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट की, तो लास्ट सब्जेक्ट में आता है आपका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको आप सीपीएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो वाला सीपीएम नहीं, क्रिटिकल पाथ मेथड नहीं, बट इसको मैं नाम दे रहा हूं अपने लिए सीपीएम। ठीक है, अगर मैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात करता हूं तो इसके आपके पास सीपीएम एंड पर्ट का पार्ट भी कवर किया गया है इसी में, और आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पार्ट भी कवर किया गया है। देख ही लेते हैं सिलेबस में क्या कह रहा है। नेटवर्क डायग्राम्स आपको पढ़ना है, पर्ट सीपीएम आपको डिस्कस करना है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, टेंडर्स हो गया, आपके पास डिस्क्रिप्शन हो गया, वैल्यूएशंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, मेजरमेंट ऑफ बुक्स हो गया, आपके पास कैश बुक हो गया, आपके पास फंक्शन ऑफ मेजरमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, आपके पास एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डेफिनेशंस हो गया, मेथड ऑफ एस्टिमेशंस हो गया, एंड टाइप ऑफ एस्टिमेट हो गया। अगर आप जब भी आप अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो अगर आप इन टॉपिक को ही स्टडी करते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का भी आप जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसका भी वीडियो लेके आए, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज आपको वो वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने सबसे पहले 2015 के क्वेश्चन पेपर की, जहां पर कि अब तक क्या क्या पूछा गया है और क्वेश्चंस को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप सभी स्टूडेंट का यहाँ पे काफी योगदान रहा तो मैं आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट वाइज एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं इस तरह से टारगेट करूंगा। जो भी क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चंस को हम अपने टॉपिक के साथ लिंक करेंगे। अगर हम टॉपिक के साथ लिंक करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अपकमिंग में आपका जीके एसएसबी के अंदर जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी काफी हेल्प करेगा डियर।